नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे भी हटाए गए हैं, उसके कैसी मिलता है आपको, कैसी शंका है आपकी? चलाना है चला दो, हम यहाँ तो किसान नेता राकेश टिकैत ने आत्महत्या की धमकी दी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने रोते हुए कहा कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझे कुछ भी हुआ तो प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा, मैं किसानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। किसानों का जो मारने की जो साजिश रची जा रही है, यहां अत्याचार हो रहा है। उसके पहले गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत ने कहा कि वह गिरफ्तारी देना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने हमारे लोगों के साथ मारपीट की। हमारे लोगों को रास्ते में पीटने की प्लानिंग है। राकेश टिकैत ने कहा, अब हम यहां से नहीं जाएंगे, यहीं बैठेंगे। पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। अपने किसान को मैं सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा। लाल किले पर झंडा, यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो की पुलिस प्रशासन यहाँ पर होगा, उसका इल्जाम वो पूछ लगा। गांव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। आपके साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे। कानून वापसी हो गए, जिस कौज के लिए आए हैं, यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, ये बताओ जो अत्याचार है। क्या बोला पुलिस को न धोखा करी। पुलिस प्रशासन, यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया। यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया। मैंने पुलिस के लोग यहाँ पर होते हुए देखे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने किसानों को धरना स्थल खाली करने का आदेश दिया है। आपको बता दें, योगी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस प्रशासन को धरना खत्म कराने के निर्देश दिए थे। यूपी गेट पर धरना स्थल को खाली कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से किसानों को अल्टीमेटम दे दिया गया। कहा जा रहा है कि धरना स्थल रात तक खाली हो सकता है। जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडे समेत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। धरना स्थल को खाली कराने के जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी की गई है। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच गुरुवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा ने इन कानूनों के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव को पारित कर दिया। इन कानूनों के खिलाफ प्रस्तावित पारित करने वाले बंगाल देश का 6ठा राज्य बन गया है। इसके पहले 5 गैर बीजेपी शासित राज्य पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, केरल और दिल्ली ने केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किए। हालांकि प्रस्ताव पेश किए जाने के दौरान बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया और जय श्री राम के नारे लगाए। हंगामे के बीच बीजेपी के विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट किया। हालांकि इस प्रस्ताव पर लेफ्ट और कांग्रेस का पश्चिम बंगाल सरकार को समर्थन है। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि किसानों को गद्दार के तौर पर पेश किए जाने को स्वीकार नहीं करेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा में जख्मी हुए पुलिस कर्मियों ने आज होम मिनिस्टर अमित शाह और आईजी अनिल बैजल ने मुलाकात की। होम मिनिस्टर अमित शाह ने सिविल लाइंस में मौजूद ट्रामा सेंटर और तीर्थराम अस्पताल में जख्मियों से मुलाकात की। आपको बता दें, बूथ को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसानों पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। तो साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हिंसा में 394 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें से कई आईसीयू में दाखिल हैं। इसके पहले अमित शाह दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर अब तक दिल्ली पुलिस और आईबी के अफसरों के साथ राउंड बैठक कर चुके हैं और पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं।
आप जो सवाल है हॉस्पिटल में हम आए हुए हैं, तो जो सवाल है आप हॉस्पिटल से रिलेटेड जो हमारे जो पुलिस पर्सन इंजर्ड है उसके बारे में आप बताइए कितने पुलिस कर्मी अभी तक इंजर्ड हैं, कितने क्रिटिकल केयर में हैं और क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, हमने कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुल 394 पुलिसकर्मी इंजर्ड हैं। इस हॉस्पिटल में अभी 5 इंजर्ड हैं जो कि एडमिटेड हैं और उनका केयर हो रहा है। इससे पहले एक ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ पे भी 2 हमारे पुलिसकर्मी वो एडमिटेड हैं। तो ठीक है, उन्हें चोट लगी है, लेकिन वो उनका मनोबल ऊंचा है और वो जल्दी से ठीक करें। जो मेडिकल केयर मिलना चाहिए वो मेडिकल केयर मिल रहा है। गृह मंत्री मिलने आए थे आज इनसे वेरियस हॉस्पिटल्स में, क्या कह रहे हैं और किस तरीके का अब इनको केयर दिया जाएगा सारे पुलिस कर्मियों को जो इंजर हुए हैं? देखिए, हम शुक्रगुजार हैं गृह मंत्री जी का जो वह यहाँ आए हैं और हमारे पुलिस कर्मियों का हालचाल पूछा, डॉक्टर से बात की और डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि जो भी इंजर्ड हैं वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनके इलाज करा करके और उनको वापस डिस्चार्ज करें हॉस्पिटल से, ताकि अपने घर जाएं और स्वस्थ होकर के फिर ड्यूटी। भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट के आंदोलन वापस लेने के बाद दिसंबर से बाधित चिल्ला बॉर्डर पर यातायात एक बार फिर से बहाल हो गया। आज यहां से आवाजाही साफ तौर पर नजर आई। आपको बता दें, प्रदर्शनकारियों के वहां प्रदर्शन शुरू करने के बाद से हाईवे को बंद कर दिया गया था। दिल्ली से नोएडा गाड़ी का रास्ता खुला था। हालांकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ राष्ट्रीय राजधानी की कई अन्य सीमाएं वाहनों की आवाजाही के लिए अभी भी बंद हैं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लाल किले पर जो बवाल हुआ है वो बीजेपी ने करवाया है। बीजेपी के कुछ लोगों ने मिलकर किसानों को बहकाने की कोशिश की और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी भी किसान बॉर्डर पर डटे हैं। मुझे लगता है कि आंदोलन में फूट डालने की कोशिश हो रही है। किसान बहुत ही मजबूती से वहां खड़े हैं। जरूर भारतीय जनता पार्टी का एक तबका तो वहां अंदर घुस गया था और लाल किले में उसको बहकावे में लाकर जो उधर लाया था और जो गड़बड़ हो गए वो सब एक साजिश थी, ऐसा अब लगने लगा है। क्योंकि अब तुरंत कुछ लोग जो आंदोलन में थे वो वापस जाने लगे हैं। कुछ लोगों के ऊपर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। देखो, इतने बड़े आंदोलन में सरकार और आंदोलक जो होते हैं ये संघर्ष होता है, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी आज सुबह भी बात हो गई है सबसे बहुत लोगों से, तो आज भी लाखों लोग वहां डटकर खड़े हैं। 29 जनवरी को संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण होगा, जिसके बहिष्कार के लिए विपक्ष की 16 पार्टियों ने अपनी मंशा जाहिर की है। और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का जो भाषण होता है वो सरकार के द्वारा लिखा गया भाषण होता है। राष्ट्रपति जी अपने विवेक से इस्तेमाल करके कोई भाषण तैयार करके बोलते हों तो एक अलग विषय है, लेकिन सरकार के द्वारा जो भाषण लिखकर दे दिया जाता है, जो तारीफों के पुल बांधती है सरकार अपने बारे में, वही भाषण राष्ट्रपति जी को दिया जाता है और उसी को वो पढ़ते हैं। तो इसलिए उसमें इन 3 काले कानूनों की तारीफ भी निश्चित रूप से सरकार करेगी और महामहिम राष्ट्रपति जी से उसको पढ़वाएगी। हम लोग आम आदमी पार्टी की ओर से इन तीनों काले कानूनों का विरोध करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण का आम आदमी पार्टी बहिष्कार करेगी और हमारे लोकसभा के सांसद भगवंत मान जी, राज्यसभा के हम तीनों सांसद कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के कार्यक्रम में हम लोग नहीं शामिल हो रहे हैं और हमारी मांग अभी भी है कि ये तीनों कृषि कानून वापस लिया जाए। ये देश के किसानों के डेथ वारंट पे साइन किया गया है, ध्वनि मत से जबरन राज्यसभा में पास किया गया है। सरकार अल्पमत में होने के बावजूद इस बिल को जबरदस्ती पास करती है, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को ये स्वीकार नहीं है और हम लोग कल महामहिम राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करेंगे। उसमें हम लोग
गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल किले पर किए गए हिंसक प्रदर्शन को लेकर अयोध्या के संतों में काफी नाराजगी देखने को मिली। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर जिस तरीके की हरकत लाल किले में की गई उसमें किसान के भेष में आतंकी थे, जिन्होंने लाल किले पर चढ़कर देश के झंडे का अपमान किया। यह बहुत ही जघन्य अपराध है। इन लोगों ने ऐसी घटना करके देश के शहीदों का अपमान किया। ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो साथ ही इसमें जितने किसान नेता शामिल थे उन सब के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लाल किला में चढ़ करके और हमारे देश की झंडा का अपमान किया है, यह जघन्य अपराध है, अवर्णनीय अपराध है, अक्षम्य अपराध है। ऐसे लोगों के ऊपर जो कठिन से कठिन दंड होता है उस दंड के अनुसार इनको सज़ा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो लोग गए हैं वो तलवार लेकर के और उसके बाद घोड़ा पर चढ़ करके कह रहा था कि हम इसको कोई भी ऐसा आतंकवादी या कोई अवांछनीय तत्व नहीं रहेगा, जबकि हमें अधिक से अधिक ऐसे रहे। और जिस प्रकार से हमारे पुलिस के इतना संयम बरता, उसको मार रहे हैं और उसको खदेड़ रहे हैं और वो मूक दर्शक के रूप में दिख रहा है, क्योंकि ऊपर से कोई आदेश नहीं था। ये चाहता था, पहले ये राकेश टिकैत कहा था कि हजारों लोग मरेंगे। हरियाणा सरकार ने सोनीपत, पलवल और झज्जर जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं 2G, 3G, 4G और CDMA और GPRS सभी SMS सेवाओं और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद करने की अवधि बढ़ाई है। इंटरनेट सेवाएं अगले 24 घंटे यानी कि 29 जनवरी शाम 5 बजे तक के लिए बंद रहेंगी। दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन नियम 2017 के नियम 2 के तहत इंटरनेट सेवाएं बंद करने के आदेश दिए गए हैं। BSNL समेत हरियाणा के सभी टेलीकॉम सेवाएं देने वाली कंपनियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना से जंग जीतने के बाद हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ऑक्सीजन पाइप के साथ गुरुवार को लगभग 2.5 महीने के बाद सचिवालय पहुंचे। इस दौरान चीफ सेक्रेटरी विजय वर्धन ने गृह मंत्री अनिल विज का हाल जाना। इस मौके पर गृह सचिव राजीव अरोड़ा, ACS PWD आलोक निगम भी मौजूद रहे। तो वहीं ऑफिस पहुंचे विज ने कहा कि कोविड के दौरान 16 से 17 घंटे कुर्सी पर बैठकर समय बिताते थे, जबकि 7 से 8 घंटे आराम करते थे। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बीते साल काफी शारीरिक परेशानियों से गुजरे हैं। जहां वो पहले बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे, तो वहीं उसके बाद कोरोना संक्रमित होने के बाद वो काफी समय तक जूझते रहे। ANB न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े,
चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुए उपद्रव के बाद पुलिस टोल प्लाजा पर बैठे किसानों पर सख्त हो चुकी है। कई जगह पुलिस ने टोल प्लाजा से किसानों को उठा दिया है, तो वहीं अंबाला में शंभू टोल प्लाजा पर किसान अभी भी डटे हुए हैं। शंभू टोल प्लाजा पर करीब 1 महीने से ऊपर किसान टोल प्लाजा पर बैठे हैं, वहां पर लंगर लगाया जा रहा है। शंभू टोल प्लाजा पर बैठे किसान नेता जय सिंह ने जब इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। हम न्यायप्रिय तरीके से इस आंदोलन को चला रहे थे, लेकिन कुछ शरारती तत्वों द्वारा सरकार से मिलकर इस आंदोलन में जो घटना घटित की गई उसकी हम निंदा करते हैं। हम इस टोल प्लाजा पर पूरी तरह से डटे रहेंगे और इस टोल प्लाजा पर तब तक टोल नहीं लेने देंगे जब तक सरकार 3 काले कानून को वापस नहीं लेती। किसान यूनियन के सेवादार हैं और इसके ऊपर जो भी आप सवाल पूछेंगे हम जवाब देंगे। बैरियर चल रहे हैं, ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं है। जो कह रहे हैं भी ये सारा खोलना है, वो हमें अपनी कोई सलाह करेंगे, वो भी देख लेंगे जैसा भी होगा। नहीं हटेगा जब तक दिल्ली का फैसला नहीं होएगा, नहीं हटेगा। टी नहीं कटेंगी, पर्चियां नहीं कटेगी कोई भी। रणनीति जो जथेबंदियां के आदेश होंगे उसके हिसाब से चलेंगे। जैसे जैसे आदेश जथेबंदियां देंगी वैसे चलेंगे और शांतिपूर्वक चलेंगे। कोई ऐसी बात नहीं। अब भी आप दिल्ली जाके देख लो, वो तो कुछ लोग हैं बीच में जो आंदोलन को खराब करना चाहते हैं। एआईएमआईएम के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर कोई अयोध्या की मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो वह हराम मानी जाएगी। ओवैसी के इस बयान पर मस्जिद ट्रस्ट के सचिव और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के हुसैन समेत कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल दक्षिण राज्य कर्नाटक के बीदर इलाके से सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि अयोध्या के धनेशपुर में बनने वाली मस्जिद इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है, इसीलिए उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में पिछले साल जो घटनाएं घटी उससे दोनों देशों के संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया गया है। चीन के साथ सीमा गतिरोध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि लद्दाख में हुई घटनाओं ने न सिर्फ सैनिकों की संख्या को कम करने की प्रतिबद्धता का अनादर किया, बल्कि चीन की ओर से शांति भंग करने की इच्छा भी दर्शाई गई। चीनी अध्ययन पर 13वें अखिल भारतीय सम्मेलन को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि वर्ष 2020 में हुई घटनाओं ने हमारे संबंधों पर वास्तव में अप्रत्याशित दबाव बढ़ा दिया है। As for the border areas, a complex but practical set of understandings and agreements focused on their management, even as negotiations were conducted on the boundary dispute. The advancement of ties in this period was clearly predicated on ensuring that peace and tranquility was not disturbed,
and that the line of actual control was both observed and respected by both sides. For this reason, it was explicitly agreed that the two countries would refrain from massing troops on their common border. Not just that, there were subsequently detailed understandings on handling situations of friction if they were to arise, and I think there's nobody better than Ambassador Kant to talk on this matter. और इसी बीच इस वक्त के बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 जो है वह लागू कर ली गई है। गाजीपुर बॉर्डर में भारी पुलिस बल की जो तैनाती है वो भी की गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर वज्र वाहन जो हैं वो भी लगाए गए हैं और भारी पुलिस की जो तैनाती है वो भी यहां पर कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजीपुर बॉर्डर पर धारा 144 लागू कर दी गई है। गाजीपुर जिला प्रशासन ने किसानों को यूपी गेट से धरना स्थल खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। जो जानकारी सामने आ रही है, गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत से जगह खाली करने के लिए पुलिस अधिकारियों से बातचीत की गई, तो वहीं राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि कानून वापस नहीं हुआ तो आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने गिरफ्तारी की बात करते हुए कहा कि किसान आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और ऐसा माना जा रहा है कि धरना स्थल आज या रात में ही खाली कराया जा सकता है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 100 से ज्यादा चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाल ही में भारत सरकार ने एक नोटिस जारी कर कहा कि टिकटॉक समेत कुल 59 चीनी ऐप्स पर लगे बैन को परमानेंट किया जा रहा है। भारत सरकार ने यह फैसला चीनी कंपनियों के जवाब से असंतुष्ट होकर लिया। भारत सरकार के इस कदम से एक बार फिर से चीन तिलमिला गया है। उसने इस फैसले का विरोध किया है। ऐप पर प्रतिबंध लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान होने से बौखलाए चीन ने कहा कि 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध रखने का भारत सरकार का निर्णय विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है। इससे चीनी फर्म को नुकसान होगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चीनी कंपनियों को भारत सरकार से मुआवजे की मांग करनी चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया कि विदेशी कंपनियों के प्रोडक्ट पर बैन लगाने की भारत की पुरानी आदत है और अमेरिकी, जापानी और साउथ कोरियन कंपनियों को भारत के इस चाल का अनुभव है। अपनी रिपोर्ट में इसे विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का उल्लंघन तक बता दिया गया। उसने दावा किया कि भारत में विकसित सभी चीनी ऐप आधिकारिक और कानूनी रूप से पंजीकृत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोना के खिलाफ 16 जनवरी से शुरू हुए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के बाद जल्द ही कई और वैक्सीन लॉन्च होने जा रही है। रियाद में हो रहे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के चौथे संस्करण को ऑनलाइन संबोधित करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि यह स्पष्ट है कि मौजूदा संकट दुनिया को नया स्वरूप देगा। इस मौके पर उन्होंने आश्वस्त किया कि सीरम इंस्टीट्यूट जल्द ही सऊदी अरब को वैक्सीन की आपूर्ति करेगा। उन्होंने कहा साल 2020 से मानवता केवल एक चीज को याद रखेगी कि जानलेवा वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, लेकिन इसके साथ ये भी याद किया जाएगा कि विज्ञान और स्वास्थ्य क्षेत्र रिकॉर्ड समय में इससे मुकाबले के लिए किस तरह सामने आया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि महामारी के कारण राष्ट्रवाद बढ़ा है, लेकिन इसने ये भी दिखाया कि वैश्विक स्तर पर एक दूसरे के लिए सहयोग कितना जरूरी है। In the 23rd GOM, we have 2,359 labs with facility for testing COVID in the country. And by now, we have done 19 crores, 53 lakh, 69,433 tests in the country. To give you an update about the total number of cases that we have diagnosed in the country in the last 1 year, this number is 1 crore 7 lakh 1,193. The good news is that out of this already 1 crore 3 lakh
1,03,73,606 patients who suffered from COVID, they returned back home completely cured from our health system. श्रीलंका ने भारत से कोविशील्ड वैक्सीन की 20 से 30 लाख डोज खरीदी है, तो वहीं कोरोना वैक्सीन की भारत से फ्री खेप आज कोलंबो पहुंच गई है। राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के सलाहकार ललित ने यह कहा था कि भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई फ्री वैक्सीन गुरुवार को यहां पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप राष्ट्रपति राजपक्षे द्वारा कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वीकार की गई। उधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर के थाना नजीबाबाद इलाके में गुलदार के आ जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। क्षेत्र के एक खेत में गुलदार ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले से ग्रामीणों में रोष पनप उठा और गुस्साए ग्रामीणों ने गुलदार को चारों तरफ से घेरकर लाठी डंडों से वार करते हुए मौत के घाट उतार दिया। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम पहुंची और हड़कंप भी मच गया और मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने एक आरोपी को नामजद कर अन्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।